दोस्तों, आपने दुनिया के 7 अजूबों में से एक द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में तो जरूर ही सुना होगा, मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि आज से कई साल पहले हमारे भारत में भी एक बहुत लंबी दीवार मौजूद थी जिसकी लंबाई ऑलमोस्ट 1200 किलोमीटर थी और ये भारत के एक बहुत बड़े हिस्से को 2 भागों में बांटती थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दीवार को किसी विदेशी आक्रमणकारी से बचने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि इस दीवार का मकसद देश में हो रहे नमक के स्मगलिंग को रोकना था, ताकि हम भारतीय अपने ही देश के दूसरे प्रदेशों से नमक ना ला सके और हमें अंग्रेजों से ही भारी टैक्सेस में नमक खरीदना पड़े। अभी ये सारी बातें सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि नमक के लिए एक इतने बड़े देश को 2 भागों में बांट देना कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। मगर दोस्तों, ये उस समय की बात है जब अंग्रेजों के लिए नमक इतना ज्यादा महत्वपूर्ण था कि केवल नमक पर लगाए जाने वाले टैक्सेस से अंग्रेज लाखों रुपए कमा रहे थे, या शायद करोड़ों रुपए। और लगभग उस समय अंग्रेजों के कुल कमाई का मुख्य साधन नमक ही हुआ करता था। अब चूंकि नमक भारत के खाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए अंग्रेजों ने पहले ही भारत के सभी नमक बनाने वाली इंडस्ट्रियल कंपनियों पर अपना पहले ही कब्जा कर लिया था, जिसके कारण अंग्रेज नमक को हमारे ही देश में अपनी मनचाही कीमत से बेचा करते थे। और ये कीमत इतनी ज्यादा होती थी कि ज्यादातर गरीब उस समय इस नमक को अफोर्ड भी नहीं कर पाते थे, जिसके कारण शरीर में नमक के चलते उस समय काफी लोगों की मौतें भी हुई थी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको अंग्रेजों द्वारा भारत में बनाई गई द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के बारे में बताने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट हर्षित तिवारी और आप स्पेस एंड हिस्ट्री ज्ञान चैनल से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, इस नमक के दीवार की शुरुआत होती है 1769 से। अंग्रेज लगातार भारत के छोटे छोटे रियासतों को हराकर उनकी जमीन अपने कब्जे में कर रहे थे। देश के दूसरे राजाओं के अंदर डर था, लेकिन अभी भी अंग्रेज इतने ज्यादा ताकतवर नहीं हुए थे कि वह बड़े राजाओं के राज्यों पर हमला कर सकें, जिसका एक मुख्य कारण था धन की कमी। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो कि अंग्रेजों की फूटी हुई किस्मत को बदल देता है। अंग्रेजों को कोलकाता में एक बड़े जमीन की जानकारी मिली जहां पर बहुत ही बड़े पैमाने पर नमक का प्रोडक्शन किया जाता था। अब चूंकि कोलकाता पर तो अंग्रेजों का बहुत पहले से अधिकार था, क्योंकि आपको शायद पता होगा कि न्यू दिल्ली से पहले इंडिया का कैपिटल कोलकाता ही था, इसलिए उन्होंने यहाँ पर नमक के निर्माण पर ही टैक्स लगा दिया, जैसा उन्होंने भारत में बनने वाली लगभग सभी चीजों के साथ किया था। यानी कि अंग्रेजों के लिए कोई खास बड़ी बात नहीं थी। मगर अंग्रेज तब हैरान हो गए जब उन्होंने देखा कि नमक पर लगाए गए इस टैक्स के कारण उन्हें एक बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ था। ये प्रॉफिट इतना बड़ा था कि अंग्रेजों ने बाकी जितने भी चीजों पर टैक्सेस लगाए थे ये उससे कई गुना ज्यादा था। अब यहाँ पर अंग्रेज समझ गए थे कि नमक ही वो चाबी है जो हमें इस देश पर शासन करने और यहाँ से धन इंग्लैंड ले जाने के लिए एक बड़ा रिसोर्स बन सकता है। जिसके कुछ समय बाद अंग्रेजों ने सन 1764 में बक्सर की लड़ाई लड़ी। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई। इसके बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा में भी अंग्रेजों का कब्जा हो गया और यहाँ पर भी होने वाले व्यापारों पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने टैक्स लगा दिए, जैसा कि बाकी चीजों पर लगाया गया था। यहाँ पर भी काफी ज्यादा नमक का प्रोडक्शन होता था, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर भी जितने भी नमक बनाने वाले इंडस्ट्रीज थे उन पर भी भारी टैक्सेस लगा दिए, जिसके कारण हमारे देश के एक बड़े एरिया पर नमक बनाने वाले सभी इंडस्ट्रीज पे अंग्रेजों के ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो चुका था, जिससे अब अंग्रेजों को भारत में लड़ने के लिए काफी धन मिल रहा था और जिसका एक बड़ा हिस्सा अंग्रेज अपने देश में भी भेज रहे थे। यानी कि कुल मिलाकर यह नमक अंग्रेजों के लिए सोना सिद्ध हो रहा था। नमक से इतनी कमाई हो रही थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी से भी झगड़े होने शुरू हो गए। इसलिए 1772 में इंग्लैंड की महारानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के पुराने गवर्नर जनरल को हटाकर एक नए गवर्नर जनरल को रखा, जिनका नाम वॉरेन हेस्टिंग था। वॉरेन हेस्टिंग ने भारत में नमक पर अलग ही टैक्स लगाने शुरू कर दिए और नमक पर टैक्स की रकम पहले से भी और ज्यादा बढ़ा दी गई। इस समय भारत में नमक की कीमत इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि गरीब परिवार नमक की पहुंच से काफी दूर हो गए थे। अब लोगों को आप इतना ज्यादा तड़पाओगे तो लोग एंड में जाकर एक ही काम करेंगे, अरे वही जो आजकल बिहार में काफी ज्यादा पॉपुलर है, स्मगलिंग। अब कई व्यापारी दूसरे राज्यों से नमक लाकर उसे अपने राज्यों में बेचने लगे, वो भी चोरी छुपे। और जब यह बात अंग्रेजों को पता चली तो उन्होंने कई व्यापारियों पर इसके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू की, जिसका ज्यादा कुछ प्रभाव पड़ा नहीं और अब अंग्रेजों को अपने कारोबार पर खतरा दिखने लगा। इसके बाद ब्रिटिशर्स द्वारा तय किया गया कि अब अवैध कारोबार को रोकने के लिए वह भारत को 2 हिस्सों में बांट देंगे, जिसके लिए भारत के एक बड़े हिस्से पर एक बहुत बड़ी दीवार बनाई जाएगी जो इस्लामाबाद से होते हुए आगरा, झांसी से ओडिशा तक जाएगी। शुरुआत में तो अंग्रेज इस दीवार को द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की तरह ईंट और पत्थरों से बनाना चाहते थे, लेकिन अब चूंकि दीवार भारत के आधे हिस्से से जा रही थी, इसलिए इसको बनाने का कॉस्ट भी काफी ज्यादा होने वाला था।
लेकिन 1867 में एलन एक्टिवन ह्यूमे ने इसकी एक तरकीब निकाली और ब्रिटिश सरकार के सामने अपने प्रस्ताव को रखा। उन्होंने कहा कि हमें यह दीवार पत्थरों और ईंटों से बनाने के बजाय पेड़ और झाड़ियों से बनानी चाहिए। इसके बाद इन्होंने करोंदा नाम के एक झाड़ियों का इस्तेमाल किया इसके बीच में दीवार बनाने के लिए। इसमें कई तरह के पेड़ पौधों को भी प्रयोग में लाया गया। भारत के बीचों बीच एक बड़े दीवार को बनाने का काम शुरू हुआ, जिसमें पानी की खपत भी हुई और इन झाड़ियों पर लगातार कई सालों तक कार्य किए गए और दीवार की रख रखाव के लिए यहाँ पर कई बड़े बड़े कुएं भी खोदे गए। 1870 तक आते आते यह दीवार लगभग बनकर तैयार हो चुकी थी, जिसकी लंबाई 1200 किलोमीटर थी और यह 12 फीट ऊंची और 14 फीट चौड़ी थी, ताकि इसको कोई पार न कर सके। इस दीवार को बनाने वाले एलन एक्टिवन ह्यूमे का कहना था कि ये दीवार भले ही पेड़ पौधे और झाड़ियों से बनी हो, लेकिन इस दीवार को ना कोई इंसान पार कर सकता है और ना ही कोई जानवर। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। इस दीवार के बनने के बाद भारत में नमक की स्मगलिंग लगभग बंद सी हो गई। क्यों ना नेपाल और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर भी ऐसा एक झाड़ियों से बनी दीवार बना दिया जाए। खैर, वापस टॉपिक पर आते हैं। हाँ, तो इसकी स्मगलिंग बंद होने के बाद भारत में नमक की स्मगलिंग करना लगभग नामुमकिन सा हो गया और अब लोगों को अंग्रेजों से ही महंगे से महंगे कॉस्ट में नमक खरीदने पड़ते थे, जिससे अंग्रेजों का मुनाफा तो कई गुना बढ़ गया, लेकिन भारत के खानों में नमक की कमी हो गई। अब गरीबों के पास तो नमक खरीदने के लिए पैसे वैसे भी नहीं थे और इस समय भारत में ही बिकने वाले नमक की कीमत जो भारत से इंग्लैंड में भेजी जाती थी, तो भारत में नमक की कॉस्ट इंग्लैंड में बिक रहे नमक के कॉस्ट से कई गुना ज्यादा थी। अब जल्दी अंग्रेजों ने भारत के बाकी शेष बचे हिस्सों को भी अपने कब्जे में ले लिया और वहां पर भी नमक के कीमतों को एकदम बराबर कर दिया। इस तरह लगभग पूरे भारत में नमक की कीमत समान हो गई। भेदभाव क्यों रखा जाए भाई। अब इसके बाद तो भारत में इलीगल तरीके से नमक की स्मगलिंग और चोरी तो बिल्कुल बंद हो चुकी थी। इसके बाद अंग्रेजों ने ला दिया सॉल्ट टैक्स लॉ। इस कानून में नमक को उठाने और चोरी करने पर कड़े दंड दिए जाते थे, जिसके कारण नमक से होने वाली बीमारियों से भारत में कई हजार लोग मारे गए, जिसमें अधिकतर संख्या बच्चों की थी। और 1890 तक आते आते अब अंग्रेजों द्वारा बनाई गई इस दीवार का काम लगभग खत्म हो चुका था, जिसके बाद इन दीवारों का रख रखाव और इन झाड़ियों को पानी देने का काम बंद कर दिया गया, जिसके बाद 1-2 दशक में यह दीवार पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है। 1998 में इस दीवार के कई अवशेष भी मिले थे, लेकिन आज के समय में यह दीवार पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है। 2007 में इस पर एक किताब भी लिखी गई जिसका नाम द ग्रेट हग ऑफ इंडिया था, जिसमें आप उस दीवार और भारत के स्थिति के बारे में और अच्छे से जान सकते हैं। अब बात दीवार की चल रही है तो बता दूं कि साल 2017 में एक दीवार की अवशेष मिली थी जो कि भोपाल में पाई गई थी, जो कि 80 किलोमीटर लंबी और 15 फीट ऊंची थी। जिसके बाद इस पर रिसर्च करने पर पता चला कि इसका निर्माण आज से करीब 1000 साल पहले परमार वंश के राजाओं द्वारा कराया गया था। इस दीवार के पास कई मूर्ति और कुएं भी मिले हैं। इस पूरी दीवार को लाल पत्थर मिट्टी से बनाया गया था। अब तो इस दीवार का बहुत कम हिस्सा बचा हुआ है। वैसे मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि आपको भारत में बने द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के बारे में जानकर कैसा लगा। हमें नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।